नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं स्टूडेंट कॉर्नर और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं नारायण लाल विश्नोई जी, जो कि राजस्थान के सुदूर, एक तरह से कहें तो भारत के अंतिम जिले सांचौर के रहने वाले हैं। सांचौर जिला अभी 7 अगस्त को ही नया बना है। जालौर नाम से पहले जाना जाता था। तो विश्नोई जी वहां से आए हैं और विश्नोई जी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से योग का कोर्स किया है, एमए योग किया है यहाँ से। और इस वक्त पे विश्नोई जी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालड़ी, सोलंकियान, सांचौर जिले में। और विश्नोई जो समुदाय है वो बहुत जाना जाता है अपनी प्रकृति को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, उनसे लगाव के लिए जाना जाता है। और अगर आज से बहुत साल पहले की बात करें तो 1729 में 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी पेड़ों को बचाने में। तो हम जिस चिपको आंदोलन को जानते हैं गौरा देवी के नाम से, उत्तराखंड के नाम से, तो 1729 में इस तरह का एक वाकया जो है वो विश्नोई समुदाय ने वहां पर किया था। तो उसको भी आज हम विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हिरन के प्रति इतना संवेदनशील क्यों होता है विश्नोई समुदाय, और कैसे प्रकृति से प्रेम की कोई अगर कहानी होगी तो वो सब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इतने खास मेहमान हमारे आज यहाँ पर पहुंचे हैं, हम पहले तो उनका स्वागत करते हैं। नारायण जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई जाति की ओर से तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार। विश्नोई जी, इतना दूर से आप आए हैं, लगभग 4 दिन का सफर तय करके शायद आप पहुंचे आज सुबह ही यहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जानना चाहते हैं हमारे तमाम श्रोता की सांचौर जिले के बारे में थोड़ा सा बताइए, विश्नोई समुदाय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और थोड़ा सा इस बहाने हम लोग उधर के भूगोल को भी जानने की कोशिश करेंगे कि एकदम बॉर्डर में आप हैं, अंतिम जिले में, वहां से गुजरात आपके नजदीक पड़ता है, जयपुर बहुत दूर पड़ता है, कहने को आप राजस्थान में हैं लेकिन आप गुजरात के बहुत नजदीक हैं जी। तो पहले तो क्या बताना चाहेंगे आप विश्नोई समुदाय के बारे में? क्या हम पूछें जी कि ये जिस समुदाय से आप आते हैं, जिस पंथ से आते हैं, कौन इसके गुरु थे, किस मकसद से इसकी स्थापना हुई है, और क्या क्या नियम आपके हैं इसके? जी, थैंक यू। मैं विश्नोई जाति के बारे में आपसे ये अवगत करा दूं। विश्नोई समाज भगवान गुरु जम्बेश्वर, जिसका जन्म 1508 भादवावदी, जो उत्तराखंड में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इसी दिन सन 1451 ईस्वी को नागौर, राजस्थान की धरा में नागौर जिला है, नागौर जिले के पीपासर गांव में लोहड़ जी ठाकुर ग्रामपति थे। माँ हंसा देवी की कोख से आपका अवतरण हुआ था। आप के अवतरण से पहले की ये कहानी है कि लोहड़ जी के संतान नहीं थी। आप गौ पालन कर, गायों की सेवा कर। एक बार जब आप गायों को चराने के लिए जंगल में जा रहे थे तो बारिश के ऋतु में सामने से गांव के काश्तकार धन्ना जाट सामने मिल गए। धन्ना जाट ने देखा, ऐसी लोक मान्यता है कि निसंतान के, ऐसी कुरीति थी या प्रचलन था कि निसंतान के देखने से फसल अच्छी नहीं हो। धन्ना जाट खेती नहीं करके वापस रवाना हो गया। तो लोहड़ जी ने पूछा कि धन्ना जाट, आप वापस क्यों जा रहे हैं? कि नहीं, मुझे सुकून अच्छे नहीं हुए हैं और मैं अभी खेती या तो मेरी सूख जाएगी या नहीं होगी, नहीं उगेगी, ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने लोहड़ जी को ये देख करके बुरा लगा कि भगवान, ऐसा कोई, मैं गांव का ग्रामपति हूँ और मेरा लोग, ये मेरी प्रजा है, इतना मुझे स्नेह करती है, मगर ये शकुन और अपशकुन, ये क्या परंपरा है, मेरा मुंह नहीं देखना चाहती है। इस भाव को दिल में लेकर के वो घोर तपस्या करने लगे जंगल में, और घर नहीं गए। वहीं तपस्या करते करते उन्हें एक योगी मिला और योगी ने उनसे कहा, बोलो आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो हंसा माता के घर योगी गए और हंसा माँ को कहा कि तेरे घर 9वें महीने एक अद्भुत बालक का अवतरण होगा। ठीक 9वें महीने माँ हंसा देवी की कोख से गुरु जम्बेश्वर का अवतरण होता है और आप बचपन में बोलते नहीं, गूंगे हैं। तो उस समय में लोक परंपरा होती थी कि कहीं जानकार को दिखाओ, बालक बोलता नहीं है, ग्रामपति हैं आप और अच्छी बात नहीं है, आप ले जाओ कहीं। तो जगह जगह घुमाया, दिखाया। तो एक बार गुरु महाराज स्वयं महान योगी थे, ब्राह्मण को दिखाया। तो ब्राह्मण ने घी के दीपक लगा करके कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, तो वो दीपक नहीं जला। तो स्वयं जाम्बू जी ने पहला मंत्र बोला जो वेद वाणी थी,
ओम गुरुचीनो गुरुचीने पूरो हिते गुरुमुख धर्म बखाणी जो गुरु होयवा सहजे सीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का। इस प्रकार हे ब्राह्मण, आप गुरु को पहचानो। गुरु के मुंह से जो वाणी निकलती है, ये झाड़ फूंक तंत्र मंत्र मत करो। इस प्रकार की गुरु महाराज ने 120 शब्दों की वाणियां, जो हमारा 5वां वेद माना जाता है, वो 120 आज भी संग्रहित है। राजा और महाराजाओं को परिचय दिए, और फिर आप अपने माता पिता को समाधि देने के बाद में समरातल धोरे पर, जहाँ आज भी बीकानेर में है, समरातल धोरे पर जाकर के तपस्या करने लगे और 1542 को बिश्नोई पंथ की स्थापना की। और उन्होंने 29 नियम बताए। उस समय में अकाल पड़ा हुआ था, लोग या तो सिंध जाते थे पाकिस्तान में, या मालवा मध्य प्रदेश में, वहां अपने पशुओं को चारे पानी का अभाव था। जाम्बोजी ने उनसे पूछा कि ये सभी लोग बैलगाड़ियां ये कहाँ जा रही है? तो उनके शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, ये सभी यहाँ भयंकर अकाल पड़ा है, भूखे प्यासे हैं, जानवर भी भूखे मर रहे हैं, इनको अनाज नहीं है। तो आप ऐसे करो, काम के बदले अनाज योजना गुरु महाराज ने उस समय 1545 में 42 में वहां कर दी कि आप यहाँ नाडी की खुदाई करो। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश की हमेशा कमी रहती थी और है, तो बारिश का पानी इकट्ठा होगा, जमीन नाडी कहते हैं, जमीन की खुदाई करो और उसके बदले में अनाज ले जाओ। गुरु महाराज में ऐसी दिव्य शक्ति थी, रेत का टीला बनाया और उसके ऊपर अपनी भंगवी चादर को रखा, और चादर में से कि जितना घर के परिवार के सदस्य हो नाप करके आप ले जाओ, और वो अनाज, रेत का अनाज, ऐसा माना जाता है कि रेत का अनाज बना और सभी का जीवन निर्वाह हुआ। और उसमें उन्होंने 29 नियम बताए। 29 नियम बिश्नोई 20 और 9। अच्छा, 20 और 9 29 नियमों को पालने वाला बिश्नोई कहलाता है। क्या बात है। बिश्नोई, आपसे निवेदन करूं, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भी अपना जीवन आहुति करने में पीछे नहीं रहता है। तो पर्यावरण से प्रेम कैसे उपजा? ये गुरु महाराज ने बताया। 29 नियम में हमारे एक नियम है जी, जिसमें 6वां नियम है, हरा वृक्ष नहीं काटना। हरे वृक्ष नहीं काटना, तो हरा वृक्ष कहीं भी कटेगा। यहाँ 1729 में आपसे निवेदन करूं, जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का नाम है, दुर्ग बंटा था, महाराजा अभय सिंह दुर्ग का और पुनर्निर्माण कर रहे थे। तो वहां चूने को पकाने के लिए भट्टियों, लकड़ी की आवश्यकता थी भट्टियों में। तो कहाँ मिलेगा? तो जोधपुर से बिश्नोई जाति की खेजड़ली गांव है, वहां से 15-20 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ है, और राजा की फौज गई और वहां काट करके आप ले आओ। इनको पता नहीं था। वहां जाकर के इन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, तो विश्व की या भारत की पहली महिला अमृता देवी ने कहा, आज राजस्थान सरकार ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड को अमृता देवी के नाम से घोषित किया। राजस्थान सरकार ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो डिपार्टमेंट है उसको अमृता देवी के नाम से जी। अमृता देवी ने आवाज लगाई कि कौन हो, क्यों काट रहे हो? तो जब राजा की फौज आती है तो उनके पास में राजा की सत्ता का थोड़ा उनको घमंड रहता है। उन्होंने बात को अनसुना किया, तो अमृता देवी ने एक साथ लोगों को आवाज दी और पेड़ के चिपक गई, पूरा परिवार। प्रथम महिला अमृता देवी खुद पेड़ के 1729 में खेजड़ली गांव में पेड़ के चिपक गई, तो पूरे गांव में आवाज आई कि अपने यहाँ हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और गुरु महाराज के नियमों का खंडन हो रहा है, तो अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। 363 लोग पेड़ों के चिपक गए। और महाराजा के जो सेना के लोग थे उन्होंने इस बात को अनसुना किया। उन्होंने कहा, आप हट जाओ, नहीं तो पेड़ तो हम काटेंगे, ये राज दरबार का आदेश है। इन्होंने कहा, हमारे गुरु महाराज का आदेश है, हमारे प्राण ले लो मगर हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे, पेड़ हमारा जीवन है। और गुरु महाराज ने हमारे 29 नियमों में ये बताया, हरा वृक्ष नहीं काटना है। क्या बात है। तो आप मारे जाओगे। तो हमें पहले अमृता देवी ने कहा, मैं प्राण देने को तैयार हूं। अमृता देवी पेड़ के लिपट जाती है, अमृता देवी का परिवार पेड़ से लिपट जाता है। यहाँ तक कि 363 लोग 1729 में खेजड़ली गांव में पेड़ से लिपट जाते हैं। राजा की फौज है उसका कत्लेआम कर देती है।
अच्छा। 363 वहां शहीद हो जाते हैं। ओ, फिर ये बात राजा के सिपाही काट देते हैं, मार काट देते देते हैं? हैं, अच्छा। काट देते हैं, ओ, तो अमृता देवी भी उसमें शहीद हो जाती हैं? शहीद हो जाती, पहली महिला शहीद होने वाली। अच्छा। फिर पूरे वहां 84 गांव के अंदर आवाज लगाई कि इस प्रकार का वहां लोगों को मारा गया है। वो पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ये फिर माजरा समझ में आया। बाद में सेना के जो मुखिया था उसने सूचना भेजी राजा के पास। महाराजा अभय सिंह फिर स्वयं घोड़े पे चढ़कर आते हैं और 84 गांव के लोगों के सामने देखते हैं कि ये खून से लथपथ नदियां बह रही है, माफी मांगते हैं। और फिर बिश्नोई समाज को ताम्र पत्र, आज भी हमारे बिश्नोई समाज के पास में है, अच्छा। ताम्र पत्र लिखा। उसमें ताम्र पत्र था कि जहां बिश्नोई रहते हैं वहां पर हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे और किसी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं की जाएगी। इस प्रकार क्या बात है। ये बड़ी अद्भुत और विश्व की एक, जहाँ खेजल्ली मेला भरा जाता है हमेशा, जी। और पर्यावरण का संदेश आज भी बिश्नोई पर्यावरण और जीव जंतु के लिए प्राण देने को हमेशा तैयार है। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी ये है। कहानी क्या है, सच्चाई है। तो जी। बहुत सैल्यूट करते हैं हम बिश्नोई समुदाय को। और 29 क्योंकि नियम, कोई भी पंथों के जब नियम बनते हैं तो वो देखिए ना कि प्रकृति से प्रेम जरूरी है। हरे पेड़ काटेंगे तो कहीं ना कहीं जो आज हम विकास के नाम पर जो विनाश आज हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों की परिणति ही है। तो अगर इस तरह के नियमों से हम बंधे रहेंगे कहीं ना कहीं तो शायद हम प्रकृति को तभी बचा पाएंगे। तो ये संदेश एक आप दे रहे हैं आप लोग। तो इन 29 नियमों में कुछ और आप महत्वपूर्ण जो बताना चाहें? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 540, 50, 550 साल पहले बता दिया था कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। और आज भी, और उस समय में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को भी पर्चा दिया, राणा सांगा भी उनके चरणों में आए, और जोधपुर राव जोधा जी और जैसलमेर बादशाह सभी को उन्होंने ये पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। और सिकंदर लोदी को गो हत्या बंद करने का भी निर्देश दिया और उन्होंने काफी हद तक पालन किया, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 29 नियमों में आपसे बता दूं कि 20 और 9 29 नियमों का पालन करने वाला, हालांकि ये मानव मात्र के लिए है, केवल उसमें शिक्षा की कमी होने के कारण ये संप्रदाय बन के रह गया। नहीं तो जो ये नियम बताए हैं ये मानव मात्र कल्याण के लिए बताए, किसी व्यक्ति या जाति विशेष के लिए नहीं है। पहला नियम है 30 दिन सूतक रखना। 30 दिन सूतक रखना यानी जब बच्चा जन्म लेता है माँ के कोख से तो 30 दिन तक उनका भोजन पानी है सब अलग से व्यवस्था हो जाए। जो भी कोरोना है, कोरोना में का दूर डिस्टेंस, तो ये और 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो विष्णु संप्रदाय को ये किसी प्रकार की राहु केतु ये नक्षत्र ये ज्योतिष विज्ञान हमारे वहाँ आड़े नहीं आता है। 29 दिन तक उस माँ को भोजन पानी सब अलग से व्यवस्था की जाती है 30 दिन तक। और झूठ नहीं बोलना, ये तो प्रत्येक के लिए अच्छी बात है। तीसरा, वाद विवाद का त्याग करना। अच्छा, झूठे झगड़े नहीं करने, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना ताकि समाज के अंदर शांति रहे। अमावस्या का व्रत रखना। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या चंद्रमा की 14 कलाएं होती है। चंद्रमा वो शीतलता का प्रतीक होता है। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो भोजन के अंदर जो गुणात्मक कमी रहती है, इसलिए अमावस्या को व्रत रखना चाहिए। और योग में भी ऐसा बताया उपवास रखना चाहिए। क्या बात है, उपवास रखना चाहिए। तो एक दिन महीने में अमावस्या का व्रत रखना। हरा वृक्ष नहीं काटना, 5वां। 6वां, निंदा नहीं करनी चाहिए। 7वां, चोरी नहीं करनी चाहिए। 8वां, क्षमा दया धारण करना। 9वां, वाणी विचार कर बोलना। हमारी भाषा में लिखा है पानी बाणी ईधनी दूध न लीजिए छान। पानी को छानना, वाणी को छानना, दूध को छानना। और ईंधन होते हैं गांव में, जब रोटी बनाई जाती है चूल्हे पर तो लकड़ी को थोड़ा सा उनको आपस में टकरा करके ताकि जीव जंतु जले नहीं। पानी बाणी दूध ईंधन लीजिए छान, क्षमा दया हृदय धरो विष्णु बताया जान। यानी विष्णु भगवान की उपासना करिए आप। प्रतिदिन सवेरे स्नान करना। हमारे वहाँ की लोकल भाषा में विष्णुइयों को स्नानी कहते हैं। अच्छा। प्रतिदिन उठते ही आप स्नान करना, ये शरीर और स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक प्रमाण है, अच्छा है। और अमल नहीं खाना, ओपियम, नशा, किसी प्रकार का नशा वर्ती पे गुरुजी ने मना किया था, ये मानव मात्र के लिए अच्छा है। तंबाकू का सेवन नहीं करना, भांग नहीं पीना, मांस नहीं खाना, मद्यपान नहीं करना, बेल बद्या नहीं करना, रसोई अपने हाथ से बनाना, काम क्रोध आदि अजरों को वश में करना, ठाट अमर रखना, विष्णु
भगवान का भजन करना, संध्या समय आरती और हरिगुण गाना, नीला वस्त्र, नील का त्याग करना। नीले वस्त्र विष्णु संप्रदाय है, वहाँ हमारे मुकाम में मेला भरा जाता है जहाँ पूरे भारत के लोग इकट्ठे होते हैं। समस्त विष्णु समाज के लोग हैं वो सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ज्यादातर या हमेशा ही? हमेशा ही, लगभग कहीं भी। अच्छा, 99% सफेद वस्त्र पुरुष। तो सर ये जो नियम है ये तो खैर कोई भी इंसान है, कोई भी इस धरती पे है, तो उसको सभी को ये नियम अपनाने चाहिए, है ना। तो इसके अलावा आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं, अब जब आप इतनी रोचक जानकारियां दे ही रहे हैं, तो पूरे भारत में बिश्नोई समुदाय कहाँ कहाँ फैला हुआ है और इनकी तादाद कितनी संख्या है आप लोगों की? बिश्नोई समाज आपको बताऊं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एमपी में निवासरत है। संख्या सर कितनी? हाँ, संख्या तो अनुमानतः इनकी संख्या का तो अब तक लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, मगर ये 4-5 राज्यों में निवास करते हैं। तो सर आप लोगों का आपस में कनेक्शन भी होता है क्या? बिल्कुल, हमारा आपस में कनेक्शन, गुरु महाराज का मेला भरा जाता है तो वहाँ मेले पर सभी इकट्ठे होते हैं और वहाँ हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बनाई हुई है। उसमें समाज को क्या करना है, हमारे देश के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए हमें किस प्रकार बिश्नोई समाज को तैयार करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार की जागृति लानी है, बिश्नोई महासभा पे ये निर्णय लिए जाते हैं। और एक तरफ संत, हमारे बिश्नोई संत होते हैं, बिश्नोई संत भी समाज सुधार के लिए निर्णय लेते हैं जी, वहाँ मिलते हैं। जी जी। तो सर ये अब अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह का समय आ गया है, बहुत तेजी से उपभोक्तावादी संस्कृति फैल रही है। हम देखते हैं कि 90 के बाद से लगातार समाज बहुत बदल रहा है। लोग गांवों से छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, और उसके अलावा पूरी हमारी संस्कृति ही बदल चुकी है अगर हम देखें तो। इस बदलती संस्कृति का असर क्या बिश्नोई समुदाय पे पड़ रहा है? ऑब्वियसली पड़ ही रहा होगा। तो लोग क्या उन नियमों को पालन कर पा रहे हैं या वो बदल रहे हैं? जरूर थोड़ा थोड़ा तो प्रभाव पड़ रहा है, मगर आज भी नियमों में कहीं भी कमी नहीं आ रही है। चाहे किसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, मगर बिश्नोई अपने 29 नियमों पे आज भी अटल है और अडिग है। अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी उनको भी संस्कार दिए जाते हैं। उनको बचपन में हमारे संत महात्माओं के द्वारा और परिवार के बड़े बुजुर्गों के द्वारा इस प्रकार का जो वातावरण तैयार किया जाता है और उनको संस्कार दिया जाता है, तो बच्चे बचपन में भी बहुत अच्छे संस्कार होनहार होते हैं और अपने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। संस्कार दिया जाते हैं बचपन में। क्या बात है। संतों के द्वारा। अभी जहाँ पे आप रहते हैं सांचौर जिले में, वहाँ पर कितने लोग हैं बिश्नोई समुदाय के? हमारे वहाँ सांचौर में अभी लगभग बिश्नोई समाज के लोग होंगे 40-50 हजार। अच्छा जी, काफी है। अभी हमारा नया जिला बना है जी, 7-8 को अगस्त को। जी जी। पूरे जिले में सब बिश्नोई ही है? जी नहीं, और भी जातियां हैं। अच्छा जी। बिश्नोई है, ब्राह्मण है, राजपूत है जी। और तो बिश्नोई लोग ब्राह्मण के अंतर्गत नहीं आते? हाँ, बिश्नोई विष्णु का उपासना करने वाले गुरु जाम्बी जी ने बिश्नोई बताया, विष्णु की उपासना करने है तो ब्राह्मण जैसे ही है। अच्छा। मगर ब्राह्मण, पुरोहित ब्राह्मण अलग है। ओके जी 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 जी, ब्राह्मण अलग है। तो बहुत ही रोचक जानकारी आपने बताई। और क्या आप बताना चाहेंगे, आप खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, तो आपके अपने स्कूल के बच्चों को आप किस तरह से इन नियमों का पालन करवाते हैं, क्योंकि ये तो सार्वभौमिक नियम है जी, और कैसे हैं आपके स्कूल के बच्चे, कैसा है वहाँ पर पढ़ाई का स्तर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप बताएं। जी जी, हमारा सौभाग्य मिला मुझे यहाँ योग के द्वारा आपसे जुड़ने का, तो मैं वहाँ बालकों को प्रेयर में हमारे राजस्थान सरकार द्वारा योग का समय दिया जाता है। प्रार्थना में योग सिखाते हैं जी। और बच्चों को कुछ आधा घंटा प्रेयर के साथ साथ में संस्कार की बातें भी बताई जाती है। जो बच्चा देश के लिए कुछ तैयार हो, समाज के लिए तैयार हो, तो हमें प्रार्थना में स्थल में भी बचपन में बालकों को हम ऐसी बातें सिखाते हैं जो बच्चा बहुत कुछ कर सके और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सके। जी बिल्कुल। तो जहाँ पे आप रहते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे आप रह रहे हैं जी। तो एकदम सीमांत में रहने वाले लोगों के लिए ये दिक्कतें होती हैं कि उनका मुख्यालय
राजधानी बहुत दूर होती है और कोई दूसरा स्टेट बड़ा नजदीक में होता है, जी। तो क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं वहाँ जो अभी तो विकास के युग में हमारा सांचौर बहुत कुछ विकास किया है। राज्य सरकार के द्वारा हमें भौतिक सुविधाएं, संसाधन बहुत कुछ जुटाए जा रहे हैं, बहुत कुछ दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों में भी पेयजल, शिक्षा, हर गांव में, हर पंचायत में सीनियर स्कूलें खोल दी है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मगर कुछ ऐसी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं वो हमारे गुजरात बॉर्डर से पूरी हो जाती है। अच्छा, बाकी दूर पड़ता है ये। जी सर, सड़कों का जाल अच्छा सड़कों का जाल अच्छा विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह है वहाँ बिल्कुल, पर? राष्ट्रीय राजमार्ग भी है और प्रधानमंत्री सड़क योजना, हर गांव है वो सड़कों से जुड़ा हुआ है। जी, जी। हर पंचायत है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी खोली गई है। शिक्षा के क्षेत्र में और भौतिक संसाधन में सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा मुहैया करी जा रही है। जी। तो सर, जब ये बन रहे होंगे, जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग बने होंगे, तो बहुत तादाद में पेड़ कटे होंगे, बड़ी बड़ी जब निर्माण हुआ होगा जी, तो आप लोग कितना कहाँ तक पहुंच पाते हैं? जी, उसमें मतलब आपका जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास क्या ग्रीनरी है, क्या पेड़ पौधे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ बिश्नोई नहीं, हमारे सांचौर के अंदर है, सभी जाति के लोग जीवों के प्रति बड़े दयालु है। राजस्थान के समझ लो, पूरे राजस्थान के लोग लगभग सभी जीवों के प्रति और वृक्षों के प्रति संरक्षण में पूर्ण विश्वास करते हैं। और हमारा जहाँ एरिया है वहाँ पर हरे पेड़ नहीं काटते हैं और हिरण है वो विचरण करते हैं हमारे खेतों में, जी। खुले में विचरण करते हैं। जैसे हमारे गायें रहती है, विष्णु संप्रदाय गायों को पालता है, तो गायों के साथ में हिरण भी वहाँ रमण करते हैं, घूमते हैं। रही बात है सड़कों की, तो विरोध करते हैं, धरना स्थल पे जाते हैं उपखंड स्तर पर उनको समझाया जाता है कि विकास के लिए ये जरूरी है, तो फिर उनको परमिशन तो नहीं देते हैं, विरोध धरना तो करते हैं। हमारे बिश्नोई पेड़ों को तो काटना नहीं देते हैं, मगर अब जैसे सरकार का विकास में अवरुद्ध भी नहीं होते हैं कि ये मजबूरी है। जैसे नहर आई, हमारे नर्मदा नहर आई है, तो ये अमरकंटक MP से, गुजरात से होती हुई राजस्थान में हमारे नहर आई है। तो नहर आई है तो वहाँ कई पेड़ों की कटाई भी हुई है, मगर उसमें हमें दुखी मन से, हालांकि विरोध तो आज भी है, मना तो, मगर विकास के लिए कहाँ होता है तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता है। जी। तो पेड़ पौधे काफी संख्या में है वहाँ पे। वैसे नेशनल केवलादेव नेशनल पार्क भी राजस्थान में है क्या? वो उसी इलाके में है? जी नहीं, ये हमारे इलाके में नहीं है, भरतपुर में, ये भरतपुर में है। जी। तो हिरन का आपने बताया कि हिरन से बहुत प्रेम है। जैसे हमारे वहाँ तो हिरन अगर कहीं दिखेगा तो एकदम भाग जाते हैं हमें देखकर। आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे वहाँ हिरन, हम गाँवों के अंदर है, अभी तो नहर आ गई है, नहर आने से थोड़ी कमी हुई है, जंगली जानवर उनको थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भी हमारे गांवों में महिलाएं हिरण के लिए खेतों के अंदर पानी का होद भर देते हैं और गायों के साथ में हिरण पानी पीते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि अगर हिरण का बच्चे की मां मर जाती है तो बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बेटे के साथ साथ में हिरण के बच्चे को भी दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है, पाल पोस के। इतना सम्मान देते हम। क्या बात है। प्रकृति के जीवों के प्रति बिश्नोई है वो बहुत कुछ सम्मान देता है। जी। तो दोस्तों, अभी आप जो सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब यकीन करने वाली जैसी बात नहीं है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, है ना। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से महिला जो है अपने बच्चे को भी दूध पिला रही है और हिरन को भी पिला रही है। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक तरह से हम कहें, बिश्नोई समुदाय इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सीख हम आप लोगों से लेंगे। और कुछ और बताना चाहें आप उस इलाके के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में? कितना वहाँ के लोग नौकरियों में जा पाते हैं और अपना खेती बाड़ी से कितना जुड़े हैं? खेती बाड़ी बची है कि नहीं बची है? क्या वहाँ का मुख्य फसल है? और जैसे रेत काफी वहाँ पर होती है राजस्थान में, तो रेतीला इलाका है या किस तरह का है? जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर अभी पहले बहुत रेतीला था, अभी नर्मदा नहर आने से हमारा इलाका हरा भरा हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। हमारे वहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में शिक्षक बने हैं और काफ़ी अच्छे RAS IAS, RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा में है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में है। विकास के पथ पर हमारे सांचौर की या जालौर की जनता बहुत आगे है, राजस्थान में हमारा नाम रोशन कर रही है और भावी पीढ़ी को भी अच्छी तरह से वहाँ तैयार कर रही है। और रही बात रेतीले धोरे, पहले बहुत ज़्यादा थे, पेयजल का भयंकर संकट था। अभी नर्मदा नहर आ जाने से
हमारे पेयजल की सुविधा रही है। और हरे भरे पेड़ तो पहले भी थे और अभी भी 4 गुणे और हो गए हैं। अब बाड़मेर हमारे पड़ोस में जिला है और दूसरा जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर में रेत के धोरे, वहाँ जैसे यहाँ पर हिमालय का पहाड़ है, इतना बड़ा तो नहीं है, मगर हमारे वहाँ रेत के पहाड़ है। जब पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ बॉर्डर पर कंटीली बाढ़ की हुई है, तारबंदी है, लाइटें लगी हुई है, मगर रेतीली इतनी रेत आती है कि वो तारबंदी तक दब जाती है। अच्छा। इतनी आंधी आती है। वहाँ ऊँटों पे सवारी होती है पुलिस मिलिट्री जब गश्त करती है ऊँटों पर पैदल। और हमारे राजस्थान की जनता है बहुत ही आध्यात्मिक और वीरों की भूमि है। हमारे यहाँ बड़े बड़े वीर पुरुष पैदा हुए, राणा सांगा, प्रताप, वीर दुर्गादास, पन्ना जिसने अपने बेटे का बलिदान दिया। और संतों की भूमि है, संत और वीरों की भूमि है हमारे राजस्थान की, जो देश को नई दिशा दी है और आज भी दे रही है। जी जी। तो बॉर्डर में होने की वजह से कुछ तनाव, कोई दिक्कतें वहाँ पर होती हैं कभी? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ वहाँ हमारे शांति प्रिय है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, मगर वहाँ भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री आपस में रक्षाबंधन के दिन मिलते हैं और ये ईद के दिन आपस में मिठाइयाँ देते हैं, प्रेम से रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ अशांति, वहाँ वातावरण नहीं है, शांति। तो चलते चलते कुछ राजस्थानी अपनी लोकल भाषा में, मातृभाषा में आप कुछ बोलना चाहें हमारे उत्तराखंडी लोगों से? हाँ, मैं कोई गीत आप सुनाना चाहें? मैं राणा प्रताप की एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जो राणा प्रताप ने अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की और हमारे राजस्थान के वीर शिरोमणि हुए हैं महाराणा प्रताप, जिसकी भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान मिला है। वो जंगलों में घूमते हैं और घास की रोटी उनको मिलती है और घास की रोटी वन का बिलाव आता है और रोटी लेके भाग जाता है। अब राजकुमार भूखा रहता है और राजकुमार की तरफ देख करके राणा प्रताप अगर अधीनता मान लेता तो वो महलों में रहता, सोने के पलंग पे सोता, मगर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसा नहीं किया। अब उनका दर्द वेदना है कि वो वेदना मैं आपको बता रहा हूँ। अरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नैनो सो अमरियो चिख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ छयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पास नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने, जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सू हुक जगह जावे। इस प्रकार की काफी लंबी कविता है, बहुत बड़ी कविता है, जो हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शन करती है, जिन्होंने बड़े कष्ट सहन किए और जंगलों में खाक सानी और राजस्थान के भारत के स्वाभिमान को उन्होंने बनाए रखा। और यहाँ जुड़ने का बिल्कुल मेरा आपसे कैसा अनुभव रहा आपका? योग आपने क्यों करना चाहा और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को इसके लिए क्यों चुना और कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? मुझे यह कहकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि उत्तराखंड की जनता या ये पवित्र भूमि, ये देवभूमि, इसके दर्शन भी सौभाग्य से मिलते हैं। और हमारे पूरे भारत की भूमि में अगर सबसे पवित्र भूमि है तो देवभूमि उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड की देवभूमि को मैं बार बार साष्टांग वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हर इंसान को हम देवता या ऋषि के समान मानते हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। मेरा यहाँ से सौभाग्य, मेरी योग में बड़ी रुचि थी और रुचि है बचपन से। तो मुझे खोजते खोजते कहीं मिला कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, वो योग के क्षेत्र में पीजी करवा रहा है। तो मुझे सौभाग्य से डॉक्टर भानुप्रकाश जी जोशी, जो विभाग अध्यक्ष है, उनसे फ़ोन से बात होने का मौका मिला। तो आपने मुझे अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी तरह से हमारे योग का सर ने और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सब टीम ने हमें बहुत ही अनुशासन तरीके से बहुत कुछ सिखाया। और क्रियात्मक योग में जितने भी सेमिनार हुए उसमें हम आपके बड़े ऋणी रहेंगे। आपका सहयोग अविस्मरणीय रहेगा, बहुत अच्छा मिला। और इसके साथ में हमें राजस्थान के 4-5 और स्टूडेंट जुड़े और अभी भी मैंने 15-20 और स्टूडेंट को जोड़ा है। तो मुझे 80% से पास होने का मौका मिला
वो ये सब आप सबकी योग के विभाग की अनुकंपा है कि आपके मार्गदर्शन में हमें एक श्रेष्ठ और वास्तविक जीवन जीने का मौका मिला। क्या बात है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए भी ये गर्व का विषय है कि इस तरह के स्टूडेंट भी हमारे हैं जो इस तरह के समुदाय से भी हैं और इतना डेडिकेटेड हैं। तो कोई संदेश और कुछ कहना चाहें चलते चलते? हाँ बिल्कुल, मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। आज देश के लिए महती आवश्यकता है कि वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा हमें ये केवल बिश्नोई समाज तक ही सीमित नहीं रखनी है, पूरे भारत के युवा पीढ़ी को इसमें आगे आना है और पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है। जो पर्यावरण आज विश्व की मांग है, भारत की नहीं विश्व की मांग है, और इसमें हमें एक साथ जुड़ करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नारायण जी, बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो रेडियो है वो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में कहीं हैं या फिर देश के किसी अन्य कोने में हैं तो वहाँ इस कार्यक्रम को आप सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। जब आपका फीडबैक मिलता है तो तभी हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम समझ पाते हैं कि हमें और बेहतर क्या करना है, क्या आपकी क्वेरीज हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ नारायण जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।